कहाँ तक हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम लोग का, बताओ तो लास्ट क्लास में। सर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये सब कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देख रहे थे हम लोग। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ये एक्वस CuSO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये हो गया था। यस सर। चलो, तो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट वाला जो केस लेंगे हम, वो लेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अभी तक इनर्ट इलेक्ट्रोड वाला केस देखे थे, अब वैसा केस लेंगे जिसमें इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो उस केस में देखेंगे क्या प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। अभी हम लोग देखेंगे, ये नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CuSO4 solution यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हम कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं होता। इनर्ट मतलब ये इनर्ट नहीं होता है, ये रिएक्टिव होता है, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, रिएक्शन एट कैथोड अब क्या होगा बताओ तो, बता सकते हो। और यहाँ एक्वस CuSO4 ले रहे हैं हम लोग। तो एक्वस CuSO4 का मतलब क्या हुआ कि इसमें अब कैटायंस में कौन कौन सा प्रेजेंट होगा, वाटर भी है और Cu2+ भी है। तो किसका रिडक्शन होगा बताओ। कैथोड पे तो रिडक्शन ही होता है, वाटर का रिडक्शन होगा या Cu2+ का होगा, बताओ। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वाटर का या Cu2+ का, कॉपर का। सर Cu होगा। कॉपर का होगा, क्योंकि तुम लोग का लिखाए थे लिस्ट कि कौन कौन से केटायंस होंगे जिसके रेस्पेक्ट में वाटर को रिड्यूस कराना है, तो उसमें कॉपर कहीं भी नहीं था। वो जनरली अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के आयंस थे। तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो भी आयंस मिलेंगे, अगर उसके साथ अगर वाटर का कंपैरिजन कर रहे हो तो फिर वहां पे वाटर को रिड्यूस करोगे, क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। लेकिन उसके अलावा बाकी अदर मेटल्स होंगे तो उसमें मेटल का ही रिडक्शन कराना है। तो यहाँ पे Cu2+ जो है एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये केस में कन्वर्ट हो गया Cu में, तो इसका रिडक्शन हो गया। अब बताओ तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा अब। रिएक्शन एट एनोड, अब देखो यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है। अब दो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो सल्फेट आयन हो सकता है, या फिर वाटर हो सकता है, वाटर। या फिर एक और चांस है, क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इलेक्ट्रोड भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड भी आ सकता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी, अब तीनों में हमको चेक करना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। मतलब ऑब्वियसली एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, तो जिसका ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, मतलब वो कैसे पता करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे ऑब्वियसली हम लोग। तो कॉपर का अगर डेटा तुम लोग याद रखे होगे, कॉपर का जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है कितना, 0.34 वोल्ट लेते थे हम लोग। ठीक है, कॉपर का जो ई नॉट Cu2+ से Cu ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये 0.34 वोल्ट होता है। लेकिन अब जब कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुमसे पूछा जाए तो Cu से Cu2+ ये कितना हो जाएगा, -0.34 वोल्ट, है ना। तो ये कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और बाकी सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता ही दिए तुम लोग को। वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, वाटर का जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखाए थे उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना बताया गया था, बताओ तो। 0। 0, वाटर का यही वाला था ना ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, 2H2O। ये याद करने बोले थे तुम लोग को, ये याद कर यस सर, लेना है। यस सर। टू 2H2O, 4H++O2 और +4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग को ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका लिखाए थे,
ये वाटर का ऑक्सीडेशन वाला इक्वेशन है। तो इस केस में तुम लोग को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है तो ये -1.23 वोल्ट है ना। ये वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब देखो ये वाटर का है, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो कंपेयर करो कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि सल्फेट और वाटर में एक तीसरा आयन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सल्फेट आयन भी है। तो सल्फेट और वाटर में तो ऑब्वियसली वाटर का ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग, कराते हैं ना, क्योंकि वो तुम लोग को लिस्ट लिखाए थे कि एनायंस कौन कौन से एनायंस होंगे जिसके रेस्पेक्ट में वाटर का ऑक्सीडेशन कराना है। तो वो सारा क्या हो गया, सल्फेट, वो सल्फेट भी था उसमें, नाइट्रेट था, फोस्फेट था और कार्बोनेट था। तो ये सारे एनायंस अगर प्रेजेंट होंगे तो इनके रेस्पेक्ट में तुमको वाटर को ऑक्सीडाइज कराना है, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन सभी आयन से ज्यादा होता है। तो सल्फेट और वाटर में कंपेयर करोगे तो वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन अब वाटर को यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड से भी कंपेयर करना होगा। तो कॉपर का देखो, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.34 वोल्ट और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट। किसका ज्यादा है बताओ तो? कॉपर का। कॉपर का। तो यहाँ पे अब वाटर का भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा यहाँ पे। अब कॉपर ऑब्वियसली रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, वो कॉपर ही खुद रिएक्ट कर जाएगा, मतलब कॉपर ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो Cu जो है सॉलिड, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Cu2+ एक्वस में कन्वर्ट हो गया और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। तो ये रिएक्शन होगा एनोड पे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यस सर। कॉपर का रिडक्शन भी हो रहा है और कॉपर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो अब यहाँ से पूछोगे कि सर मतलब इसमें मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन को या इस प्रोसेस को कहाँ पे यूज किया जाता है? तो ये प्रोसेस जो है, जो कॉपर का सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। जब कॉपर का रिफाइनिंग होता है ना, मेटल का जो लास्ट प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का, रिफाइन जब करते हैं हम लोग, तो इसमें ये प्रोसेस यूज होता है। अब देखते हैं कैसे होगा, ठीक है, उसको भी डिटेल में देखते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट मिल गया, मतलब कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पे Cu सॉलिड जो है ये Cu2+ लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इससे बाहर। तो इस प्रोसेस को, दिस मेथड यहाँ पे लिख लेना, इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर का जब रिफाइनिंग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो उसमें ये प्रोसेस यूज किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, देखो इसको कैसे ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये अपैरेटस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए हम लोग। ठीक है, और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए, CuSO4 सॉल्यूशन। और इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं दोनों कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एक ये एनोड है इधर और इधर ये कैथोड है, ठीक है। इसको हम लोग, एनोड वाला है तो मतलब इसको पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एंड, लंबा वाला लाइन पॉजिटिव एंड, बड़ा लाइन पॉजिटिव एंड शो करता है। तो ये हो गया एनोड। और जो नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा ये है कैथोड। एनोड पे हमेशा, ये कॉपर का है, ठीक है, तो एनोड पे हमेशा इम्प्योर कॉपर लेना है, मतलब जिसको हमको प्योर करना है, ठीक है। और कैथोड वाला जो रॉड लोगे ये प्योर कॉपर का रॉड लोगे, एकदम पूरा जो प्योर कॉपर का रॉड है, ठीक है, वो लेना है हमको पतला से। इसीलिए देखो इम्प्योर वाला जो रॉड लिए हैं वो थिक रॉड है, मतलब जिसको हमको प्योरीफाई करना है, और जो प्योर कॉपर का रॉड है वो थिन लिए हैं। तब यहाँ पे रिएक्शन वही होगा, देखो जो एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन लिए, मतलब ये एक्वस वाला ही होगा। तो यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा कि रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा, तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा बताओ तो? रिएक्शन एट कैथोड, रिडक्शन।
रिडक्शन हो रहा होगा, तो रिडक्शन किसका हो रहा होगा? तो Cu2+ जो है, पहले एनोड का लिखते हैं फिर समझ में आ जाएगा। तो एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कॉपर का ही खुद ऑक्सीडेशन होता है। तो कॉपर का खुद ऑक्सीडेशन होगा तो Cu सॉलिड जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो Cu2+ एक्वस में आ गया और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया ऐसे। तब ये इम्प्योर वाले रॉड में क्या होगा? जो प्योर कॉपर के पार्टिकल्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट का मिक्सचर होगा, बहुत सारे मेटल का मिक्सचर होगा, तो उसमें जो प्योर कॉपर के पार्टिकल्स होंगे ना, वो क्या हो जाएगा? उससे 2 इलेक्ट्रॉन, वो प्योर कॉपर का पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो एक्व सोल्यूशन में आ जाएगा, Cu2+ बना लेगा। और वो Cu2+ जो आया यहाँ से, वही Cu2+ क्या होगा? ये Cu2+ एक्वस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो कि वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते जाएगा, कैथोड पे वो डिस्चार्ज होते जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि एनोड जो इम्प्योर वाला रॉड था, उससे प्योर कॉपर के एटम्स निकलते जा रहे हैं, ठीक है, आयंस के फॉर्म में, और वो जाके कहाँ पे डिपॉजिट होते जा रहा है? कैथोड रॉड पे डिपॉजिट होते जा रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखोगे इसमें कि एनोड वाला रॉड जो है वो पतला होते जा रहा है, और कैथोड वाला रॉड वो थिक होते जाएगा। और जो भी इम्प्योरिटीज होगा, इम्प्योरिटीज देखोगे वो जाके नीचे, जो भी इसमें रॉड में इम्प्योरिटीज था वो नीचे जाके एनोड मड के फॉर्म में, वो जनरली इम्प्योरिटीज जो होता है कॉपर के साथ, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, अनरिएक्टिव मेटल्स, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मेटल्स कॉपर के साथ मिक्स होते हैं। तो वो सारा जाके नीचे जाके वो एनोड मड के फॉर्म में, ये CuSO4 नहीं है, CuSO4 ये ऐसे कर लो, ये एनोड मड के फॉर्म में नीचे जाकर डिपॉजिट होते जाएगा। तो एनोड मड में मेनली क्या होता है? यहाँ पे लिख लेना कि एनोड मड इज ऑब्टेन्ड ऑफ those metals whose reactivity is less than that of copper। तो कौन कौन सा एलिमेंट होंगे जो जिसका रिएक्टिविटी कॉपर से लेस होगा? तो वही हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो जो हाईली लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो कि बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, तो वो तुमको एनोड मड में जाके नीचे जाके वो सेटल होते जाएगा, तो उसको एनोड मड बोलते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो इम्प्योर रॉड लिए हैं कॉपर का, वो प्यूरिफाई भी हो जाएगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनोड वाला रॉड जो है, इम्प्योर रॉड, वो पतला होते जाएगा, और कैथोड वाला रॉड वो थिक होते जाएगा। और रिएक्शन अगर तुमसे पूछा जाए एनोड और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर का सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन हो रहा है। तो इस इक्वेशन को प्यूरिफाई, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में यूज किया जाता है, कॉपर को रिफाइन करने के लिए। ठीक है, हेलो। Yes, sir. चलो, तो ये हो गया जहाँ पे हम लोग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देख रहे हो ना कि अगर हम लोग कंडीशंस चेंज करते जाएं, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी क्या होते जा रहा है? वो चेंज होते जा रहा है। यही अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ किए थे, तो वहां पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा था, है ना। एनोड पे O2 गैस इवॉल्व हो रहा था, और कैथोड पे तो कॉपर ही डिपॉजिट हो रहा था। बट वही अगर कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ हम लोग कर दिए, तो कैथोड पे कॉपर ही डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए वहां पे अच्छे से जब प्रोडक्ट पूछा जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो वहां पे इलेक्ट्रोड पढ़ लेना कि कौन सा इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, इधर वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है या फिर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि दोनों के केस में प्रोडक्ट वेरी करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल हम लोग इसमें देखते हैं। एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl using aqueous NaCl solution। ठीक है, using platinum electrode। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करके aqueous NaCl का हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है।
तो इसमें देखो, चलो यहाँ देखते हैं हम लोग रिएक्शन एट कैथोड। अब यहाँ देखो कैथोड पे रिडक्शन होना है तो दो कैटायंस अवेलेबल है यहाँ पे। एक्वस अगर लिए हम लोग तो एक Na+ है और दूसरा वाटर है। तो Na+ और वाटर में किसका रिडक्शन कराओगे पहले, बताओ। वाटर। वाटर का रिडक्शन होगा, तो वाटर का रिडक्शन इक्वेशन क्या होता है, 2H2O। यहाँ पे दोनों का लिख देते हैं। Na+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, Na+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये Na सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो ई नॉट का वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल, ये -2.71 वोल्ट है। लेकिन वाटर का जो बताए हैं 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये H2 प्लस 2OH माइनस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो इसका जो ई नॉट का वैल्यू लिखा है वो -0.83 वोल्ट। तो खुद देख सकते हो किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है। इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कैथोड पे रिएक्शन कौन सा होने वाला है, Na+ का रिडक्शन या फिर वाटर का रिडक्शन। वाटर का रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो जाके रिड्यूस होगा, तो वाटर का रिडक्शन होगा। तो ये हो गया रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे मतलब हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा कैथोड पे। अब एनोड पे देखते हैं हम लोग, तो रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी दो आयंस हैं, एक क्लोराइड आयन है Cl- और दूसरा वाटर। तो दोनों में से अब देखते हैं किसका होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे चेक करना होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl- का अगर हम लोग देखें तो 2Cl- जो है ये Cl2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.36 वोल्ट। और वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 2H2O, ये 4H+ प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का तुम लोग को बताया कितना है, -1.23 वोल्ट। तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है देखो तो। H2O का। वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज किसको होना चाहिए था, वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है। तो ऑब्वियसली वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए था। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होके क्या होता है, क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन हो। अगर वाटर ऑक्सीडाइज होता तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता एनोड पे, और क्लोरीन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा। तो यहाँ इसका रीजन ये होता है कि एक्चुअली देखो, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होना चाहिए, मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। बट ये प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो होता है कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर काइनेटिक्स जो है वो डोमिनेट कर जाता है। क्योंकि Cl2 का जो इवोल्यूशन है वो बहुत ही फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन। तो जिसकी वजह से यहाँ पे काइनेटिक फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर जाता है ओवर थर्मोडायनेमिक फैक्टर। तो इसलिए काइनेटिक्स के डोमिनेट करने की वजह से एनोड पे क्लोरीन सॉरी ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होके क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये एक्सेप्शनल केस है एक, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे नोट करके लिख लेना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। देयरफॉर production of O2 gas is thermodynamically more favorable than the production of Cl2 गैस। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से तो ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होना चाहिए था। बट यहाँ पे वही होता है कि काइनेटिकली जो होता है, जब हम लोग काइनेटिक्स के हिसाब से देखें
तो ये H2O का ऑक्सीडेशन जो होता है बहुत ही स्लो है, ठीक है, काइनेटिकली ऑक्सीडेशन ऑफ H2O is very slow at anode. Therefore, Cl2 gas is evolved at anode, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें ये एक्सेप्शनल केस है कि थर्मोडायनेमिक्स डोमिनेट नहीं करके यहाँ पे काइनेटिक फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि Cl2 का जो प्रोडक्शन होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू वाटर का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो इसलिए अब एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व नहीं होकर क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। तो ये स्पेशल Yes, केस है, sir. ये ध्यान रखना। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो तुम पढ़ लेना वहां पे कि किसका इलेक्ट्रोलाइसिस दिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस अब वो भी टर्म तुमको पढ़ना है कि वो मोल्टन NaCl है या फिर एक्वस NaCl है, क्योंकि वो चीज ध्यान देना, कंसंट्रेशन अगर चेंज करें, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो भी चेंज होगा ही, बट फेज भी अगर हम लोग चेंज कर दिए, एक्वस फेज या मोल्टन फेज ले लिए, तो वहां भी आयंस चेंज हो जाएंगे, है ना। क्योंकि मोल्टन मिलोगे तो वहां पे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, एक केटायन Na+ होगा और एनायन Cl- होगा। तो मोल्टन अगर लेते तब तो फिर केटायन मतलब रिडक्शन होना है कैथोड पे तो Na+ ही जाके रिड्यूस होता और एनोड पे Cl2 गैस ही इवॉल्व होता। लेकिन अगर एक्वस ले लिए तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी, वाटर का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, और वहीं पे इलेक्ट्रोड भी अगर रिएक्टिव ले लोगे तो वहां 3 केस आ जाएगा, है ना। तो इसलिए वहां पे तुमको चेक करना है, हर एक चीज चेक कर लेना अच्छे से कि फेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसका फेज एक्वस है या मोल्टन है। दूसरा, जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड कौन सा है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो हम लोग देख रहे हैं, एग्जांपल्स में देख ही चुके हैं कि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक टर्म होता है ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज, ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे। ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज सुने हो फिजिक्स में? हेलो, ओवर वोल्टेज वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होगे। हेलो, Yes, sir. आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. आ रहा है। अरे, दूसरा स्मार्ट प्रेप कहाँ से आ गया? एक मिनट रुको। ये होस्ट शिफ्ट करो तुम, शिवेंद्र। दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. चलो, अब यहाँ पे बता रहे थे, हाँ फिजिक्स में ये ओवर पोटेंशियल या फिर ओवर वोल्टेज सुने हो टर्म? सर याद नहीं। हाँ चलो, यहाँ देखो, ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज क्या होता है कि कुछ वोल्टेज का लॉस हो जाता है। मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना,
तो जितना मिनिमम पोटेंशियल चाहिए वो इलेक्ट्रोलाइसिस को कराने के लिए, उससे ज्यादा हमको पोटेंशियल अप्लाई करना होगा, क्योंकि वहां पे कुछ लॉस होता है, ठीक है, पोटेंशियल का। तो इसलिए वो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल हमको ऐड करना पड़ता है, जो एक्चुअल वैल्यू हमको, जो थियोरेटिकल वैल्यू आएगा पोटेंशियल का, उससे मतलब जो कैलकुलेट करके थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उससे एक्चुअल में प्रैक्टिकल में ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना होता है थोड़ा सा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। जितना एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं थोड़ा सा, वो ओवर पोटेंशियल होता है, क्योंकि कुछ पोटेंशियल जो होता है वो लॉस होता है, क्योंकि 100% एफिशिएंसी तो होता नहीं है किसी भी सेल का। तो जितना रिक्वायर्ड ईएमएफ है या जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस होने के लिए, उससे इनपुट जो है हमको थोड़ा सा ज्यादा पुट करना होगा, ज्यादा अप्लाई करना होगा पोटेंशियल। तो उसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल को बोला जाता है ओवर पोटेंशियल या फिर ओवर वोल्टेज। ठीक है, यस सर। चलो। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट देखे थे, अब हम लोग इसमें न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो न्यूमेरिकल वाले में देखो यहाँ पे क्वांटिटेटिव पार्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें न्यूमेरिकल देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे आते हैं हम लोग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में इसमें मेनली जो न्यूमेरिकल्स आता है वो फैराडेज लॉ होता है। फैराडे का दो लॉ है यहाँ पे, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग आता है यहाँ पे। तो वो दो लॉ क्या है वो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। फैराडेज लॉ, ठीक है। तो पहला जो लॉ है इसका, ये फर्स्ट लॉ ध्यान रखना। दो लॉ हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट लॉ है मास ऑफ एनी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड और एनोड is directly proportional to the amount of charge passed through the solution। ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है कि कैथोड और एनोड पे जो भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, तो कितना सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कैथोड या एनोड पे कितना सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मास अगर हमको निकालना है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग पास कर रहे हैं सॉल्यूशन से। तो अगर मास को या वेट को W से अगर हम लोग एज्यूम करें, तो W विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम लोग सोल्यूशन से पास कर रहे हैं, तो W विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाएंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, W इज इक्वल टू, उस कांस्टेंट को बोलते हैं Z, Z इंटू Q। और ये Z जो है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये Z जो कांस्टेंट आता है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Z का वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाता है, Z होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। 96500 ये फैराडे है, फैराडे का ये तुम लोग को बताया भी था, 96487 एक्चुअली में होता है। ठीक है, उसी को हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए 96500 ले लेते हैं कूलम। मतलब ये 1 फैराडे का वैल्यू है। फैराडे मतलब क्या होता है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लोगे तो उस पर टोटल चार्ज इतना होगा। तो जेड जो, अगर किसी भी एलिमेंट का जेड हमको कैलकुलेट करना है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 कूलम। इक्विवेलेंट वेट तो निकालने जानते हो ना? हेलो, यस इक्विवेलेंट सर। वेट निकाल, कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट?
बताओ। बोलो। हेलो शिवेंद्र, बोलो। है यानी कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ, अगर आता है तो, नहीं तो बताएंगे। हेलो। हेलो शिवेंद्र। यस सर। हाँ, बोल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट आता है? हम्म, बोलो हाँ या नहीं कुछ। सर नहीं। हेलो, बोलो जल्दी। नो सर। चलो, इक्विवेलेंट वेट जो निकालना है ये होता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट तो जानते हो ना, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है। यस सर। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर करते हैं तो ये इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। अब यहाँ एन फैक्टर क्या होगा, तो एन फैक्टर एक्चुअली यहाँ बहुत सिंपल है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे ना रिएक्शन में, मतलब उस पर्टिकुलर रिएक्शन में, एनोड या कैथोड जहां भी हम लोग बात कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होगा, आइदर लॉस हो रहा होगा या गेन हो रहा होगा, वही एन होता है। एन का वैल्यू अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है तो एन का वैल्यू 1 हो गया। दो इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस या गेन हो रहा है तो एन का वैल्यू 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड, तो वो इक्विवेलेंट वेट हो गया। समझ में आया? यस सर। तो वैसे ही इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फॉर्मूला, तो W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू हो गया। अब Q को हम लोग I इंटू टी लिख सकते हैं। Q चार्ज है, तो I हो गया करंट इंटू टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो Q हो गया। यही होता है ना Q। यस सर। करंट का फॉर्मूला तो पढ़े हो, करंट इज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ से Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी लिख सकते हैं। यस सर। तो करंट I हो गया करंट एम्पियर जिसका यूनिट होगा, और टाइम T हो गया सेकंड में हम लोग लेते हैं। तो W इज इक्वल टू ये हो गया ZIT, ये याद रखना। तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड निकालना है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ है, तो दैट विल बी इक्वल टू Z। Z का फॉर्मूला वही इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 इनटू करंट इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो कॉपर का रिडक्शन कराया जा रहा है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये कॉपर, और इससे करंट जो है ये 10 एम्पियर पास किया जा रहा है टाइम 60 मिनट तक। तो इसमें तुमको बताना है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड कितना होगा, बता सकते हो? हेलो, कैलकुलेट करो यस तो। सर। और कर एटॉमिक वेट कॉपर का कितना होता है? कॉपर का एटॉमिक वेट है 63.5। 63.5। चलो करो, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे?
आया? सर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन ही है मेनली, कैसे निकालो, फॉर्मूला में पुट करो, डब्ल्यू निकालना है हमको, कितना डिपॉजिट होगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। इक्विवेलेंट वेट इसका कितना हो जाएगा, 63.5, ये 63.5 बाई 2। बाई 2। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट, और डिवाइडेड बाय 96500, ये हो गया N2। करंट है 10 एम्पियर, और टाइम है 60 मिनट, तो सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 × 60, तो इतना ग्राम हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लोगे ना? यस सर भाई। बस यही आएगा, सॉल्व कर लेना इसको। अब देखो, इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, ये जो है Z इंटू क्यू था, ठीक है। तो ये Z हम लोग देख चुके हैं, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को E से डिनोट करते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय 96500, ठीक है, और इनटू Q। तो अगर मान लो Q का वैल्यू अगर हम लोग 1 फैराडे पुट करें, ठीक है, Q का वैल्यू अगर 1 फैराडे है, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर ले लें, तो 1 फैराडे का वैल्यू कितना होता है, 96500 ही नियरली होगा। 1 फैराडे अगर बात करें, 96487 होता है एग्जैक्टली, लेकिन नियरली अगर बात किया जाए तो 96500 कूलम। तो अगर इतना चार्ज, 1 फैराडे का चार्ज अगर इससे पास कर दें, तो कितना मास डिपॉजिट हो जाएगा बताओ तो कितना मास ई डिपॉजिट होगा, ई के बराबर डिपॉजिट, क्योंकि क्यू अगर 96500 तो ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेट डिपॉजिटेड हम लोग कितना बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। समझ में आया? तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब 96500 विल प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा मास, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब अगर 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी भी एलिमेंट से अगर हम लोग पास कर दें किसी भी सॉल्यूशन से, तो उस सॉल्यूशन का मतलब उस आयन का कितना मास डिपॉजिट होगा, दैट विल बी इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास। अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो एक इक्विवेलेंट मास के बराबर वो एलिमेंट डिपॉजिट होगा, इधर कैथोड या एनोड पे। बात समझ में आया? यस सर। तो ये चीज हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। तो हमको पता चल चुका है कि अगर एक इक्विवेलेंट मास अगर डिपॉजिट करना है किसी भी एलिमेंट का, तो हमको कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा। एक इक्विवेलेंट मास अगर डिपॉजिट करना है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा, कितना चार्ज पास करना होगा, 1 फैराडे। 96500 हाँ, 1 वन फैराड। फैराडे तो 1 फैराडे चार्ज पास करना होगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे ये फैराडे लिख लेना पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग कि 96500 कूलम, 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग पास करें, तो कितना डिपॉजिट होगा सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, बताओ। अगर यस सर। 96500 कूलम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट वेट के बराबर इतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो वो यही, अगर 1 कूलम हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो ये कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500, और इसी को Z बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस discharged by passing 1 coulomb of electricity. Mass of any substance discharged by passing 1 coulomb of electricity is known as, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अगर 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जितना मास डिपॉजिट हो रहा है या जितना मास डिस्चार्ज हो रहा है वो किसके इक्वल है,
Z के इक्वल आ रहा है, और Z को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं Z को? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। ठीक है, तो ये Z का डेफिनेशन भी हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके बराबर है? दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिस्चार्ज बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अगर 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर सब्सटेंस डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ना बात समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। चलो इसमें बताना, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday is required to produce, पहला 20 ग्राम of calcium from molten CaCl2, ये फर्स्ट है। सेकंड 40 ग्राम of aluminium from, फैराडे के टर्म में ही बताना है, एफ के टर्म में, मोल्टन Al2O3। चलो बताओ तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हेलो सर पहला का 2 फैराडे होगा। 2 फैराडे। 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा, कितना मास डिपॉजिट होगा कैल्शियम का? जितना क्या होना इक्विवेलेंट चाहिए इक्विवेलेंट वेट? तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट तो 40 होता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है कैल्शियम के डिपॉजिट होने में? 2। कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, हम्म। Ca2+ जो है 2। तो इसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n करोगे तो n तो 2 हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट तो 20 हो गया, 20 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट तो 20 ग्राम ही आया ना। यस सर। 20 ग्राम को ही डिपॉजिट करने के लिए पूछा गया है कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर अगर मास डिपॉजिट करवाना है, डिस्चार्ज करवाना है, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ता है? 1 फैराडे ना। 1 फैराडे। तो ये तो 1 ही हो जाएगा। 1 फैराडे। दूसरा बताओ, सेकंड। सर हम्म सेकंड का 4.4 फैराडे। 4.4। चलो पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मतलब 1 फैराडे अगर पास करेंगे तो कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? 27 इसका होता है एटॉमिक वेट, मतलब मोलर वेट। 27 ग्राम डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहा है? 9। 9। नहीं 3 नहीं इलेक्ट्रॉन सर, से, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है यहाँ पे। यही होता है ना, Al से किस में कन्वर्ट हो रहा है ये? Al3+। Al3+। यही हो रहा है ना, बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या हो गया आंसर बताओ? तो आप तो कर लोगे ना। तो 1 फैराडे से 9 ग्राम डिपॉजिट होगा, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 9 ग्राम है। तो 9 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे चाहिए, तो 40 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए? बताओ। अरे 1/9 इंटू 40 कर दोगे। 40/9। हाँ, 40/9 फैराडे।
ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. चलो, तो ये अगर हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर इज electrode deposited on a metal of total surface area 800 centimeter square, 800 centimeter square by passing a current of 0.2 ampere for 3 hours. Calculate the thickness of silver deposited if the density of silver is 9.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो ट्राई करो तो। और एटॉमिक वेट सिल्वर का होता है 108, 108 है। हेलो, दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. बनाओ, ट्राई करो, बताते हैं।
क्या हुआ बना? हेलो? सर 2.88 into 10⁻⁴ सेंटीमीटर। 2.88 तो नहीं है, 3.12 है। एक बार चेक करो। 3.12 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। देखो इसमें करना क्या है, सिंपल सा है। पहले वेट हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो कितना डिपॉजिट होगा, जितना करंट पास कर ZIT फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो Z इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट 108 है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर होगा, सिल्वर। तो सिल्वर तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड, यही होता है ना। हेलो? Yes, sir. तो इसका जितना एटॉमिक वेट है, इक्विवेलेंट वेट भी उतना ही होगा, 108 ही होगा। बाय 1 करोगे तो इतना ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट लिए हो क्या? 96487 लिए हो क्या? नो सर। ठीक है, वो देख लेना, थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा। और करंट कितना लेना है? 0.2 लेना है एम्पियर, और टाइम 3 आवर्स है, तो इसको सेकंड में लिखना है। 3 इंटू 60 इंटू 60। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे कितना ग्राम आया, तो कितना ग्राम आया ये कैलकुलेट करके मास बताओ तो। सर 2.417। हाँ, 2.4 के आसपास आएगा। एग्जैक्टली कितना आ रहा है देख लेना ये कैलकुलेशन करके। 108 ये जितना भी आएगा W, यहाँ से वेट आ गया तुम्हारा, ठीक है। ये ग्राम में आ जाएगा। अब यहाँ पे डेंसिटी तुमको दिया गया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो यहाँ से तुमको क्या निकालना है हमको? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग? सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, यही होगा। सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, और इज इक्वल टू m/d, मास बाय डी। तो सरफेस एरिया यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, कितने सरफेस एरिया में वो डिपॉजिट हो रहा है? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर में वो डिपॉजिट हो रहा है। तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू थिकनेस, अगर मान लो T एज्यूम कर लेते हैं, ये निकालना है। और मास से 2.4, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना दिया गया है? 9.67 gram per 9 centimeter cube. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये ग्राम में है। तो बस ये T निकालना है हमको। तो 2.4 बाय 9.67 इंटू 100, और ये जो भी आएगा ये तुम्हारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लो, जितना भी आएगा। कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आया। ऐसे ही कर रहे थे ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो जो भी आया ये थिकनेस ही निकालना है हमको, तो थिकनेस यहाँ से आ जाएगा। क्या समझ में आया? Yes, sir. देख लो एक बार, इसमें कोई डाउट है कैसे कर रहे हैं? तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में सेकंड लॉ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में वही हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालते हैं, कितना डिपॉजिट हो रहा है हर एक इलेक्ट्रोड पे। तो उसका फॉर्मूला वही ZIT से निकालोगे। तो Z हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500, ठीक है। तो देख लो एक बार। तो इससे न्यूमेरिकल जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के, थ्योरेटिकल पार्ट वो अलग था। उस थ्योरेटिकल पार्ट में तुमको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट गेस करने दिया जाएगा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा कैथोड और एनोड पर। और ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है जिसमें कि अमाउंट तुमको निकालना हो, कितना डिपॉजिट हो रहा है कैथोड या एनोड पे, कितना इवॉल्व हो रहा है सब्सटेंस, कितना गैस इवॉल्व हो रहा है, या फिर कोई मेटल डिपॉजिट हो रहा है तो उसका कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है।
तो पहला लॉ हम लोग देखे हैं आज, नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड लॉ हम लोग करेंगे। ठीक है, 2 ही लॉ है अपने सिलेबस में, तो फर्स्ट लॉ हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में सेकंड लॉ करते हैं। कुछ डाउट है इसमें, देखो तो। हेलो हेलो, Yes, sir. कोई डाउट है इसमें जितना बताएं आज? No, sir. चलो चलो फिर तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे करते हैं सेकंड लॉ। यहाँ तक बनाओ, फर्स्ट लॉ तक क्वेश्चंस ट्राई करो तुम लोग, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चंस बना लेना, ठीक है? तो उससे बोर्ड का भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपना बुकलेट का सॉल्व करो, बुकलेट का और प्रीवियस ईयर साथ में ही करो, ठीक है? Yes, sir. Yes, चलो sir. चलो फिर तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? Thank you, sir. चलो, थैंक यू।